अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच वॉज अ मच अवेटेड टॉपिक एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक एज फार एज any examination is concerned, and it is postal financial handbook FHP वॉल्यूम फर्स्ट। हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साइमल्टेनियसली साथ साथ वॉल्यूम सेकंड जो है उसका वीडियो भी मैं आपके साथ चलाता रहूँगा। टू थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, that for inspector post examination or for W examination or any other examination जिसमें ये टॉपिक पोस्टल फाइनेंशियल हैंडबुक अगर दिया गया है तो उसके संदर्भ में मैं एक बात आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। दीज आर वेरी वेरी वास्ट हैंडबुक्स विद नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। इट इज़ बेटर कि आप ये जो किताब है दैट इज स्वामीज हैंडबुक, आप इसको फॉलो करें। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट बिकॉज इसमें वो चीज़ें कंपाइल्ड हैं एज फार एज फाइनेंशियल थिंग्स आर कंसर्न, वो चीज़ें कंपाइल्ड हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एंड वाई? बिकॉज इसमें वो चीज़ें कंपाइल की गई हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आती हैं। सो आई रियली रिकमेंड दैट whatever accounting paper if you are giving related to any government of India examination, then please first follow financial, instead of following financial handbooks in detail, you should also look after this book. This book will give you many questions। इसी में से इतना मिल जाएगा आपको कि ये सब पढ़ना थोड़ा easy हो जाएगा। On the second part, of course, हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, no doubt about it. We will be studying it. And the last question, of course, many of you were asking whether Postal Financial Handbook 2022 is applicable for your examination. क्योंकि 2022 में आई है ये तो please guys just take a deep look। 2022 में ये बुक नहीं आई है, इसका एडिशन अपडेट हुआ है। मीन्स इसके अंदर जो रूलिंग्स हैं जो वेरियस ओवर द ईयर्स कंपाइल हुई, अपडेटेड होती रही, उन सबको कंपाइल करके 2022 में आपके सामने प्रेजेंट किया है। इट इज नॉट समथिंग अपडेटेड इन 2022, नॉट समथिंग अमेंडेड इन 2022। इट इज कंपाइलेशन, अ कंपाइलेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स जो कि ओवर द ईयर्स अमेंड होते हुए चलते आए हैं। सो यस, इट इज टोटली इन योर एग्जाम सिलेबस, क्योंकि इसी में से अपडेटेड रूलिंग्स आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। सो इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ अपडेटेड थिंग्स। ओके, सो यस, यहीं से पढ़ना है हमको। चलिए शुरू करते हैं पोस्टल वॉल्यूम पार्ट 1 के चीज़ों को। आई विल क्विकली गो थ्रू देम एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो वी विल टेक अ क्विक लुक ऑन फाइनेंशियल हैंडबुक। ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। FHB 1 और FHB 2 दोनों ही आपके पास ऑलरेडी होंगी। अगर नहीं है तो मैंने अपनी ऐप पे डाल दिया, इसके अलावा गूगल में इजीली अवेलेबल है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। वेयर इज इट? ओके, वेयर इज इट? काफ़ी सारे पेजेस तो देखिए इसी में निकल गए, इंडेक्स में। ओके, चैप्टर 1 जनरल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसके रूल 1 में कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि भाई दीज रूल्स कंटेन इन द हैंडबुक डिस्क्राइब प्राइमरली द प्रोसीजर रिलेटिंग टू इनिशियल एंड कंपाइल अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये बुक कुछ अपनी बुक नहीं है, इट इज नॉट एन ओरिजिनल बुक, इट इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स एंड वेरियस रूल्स and the general rules in reception payment rules 1983, the treasury rules, the government accounting rules, GFR 2017 and other financial rules issued by department central government from time to time. Here the question is itself answered कि हाँ आपको यही पढ़नी है because it is a compilation of updated various rules. तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें। Unless there is something repugnant in the subject or context, the terms below have been used in। ये डेफिनेशंस दी हैं। हम जानते हैं वेरियस एक्ट्स हम लोगों ने पढ़े, एंड इन वेरियस एक्ट्स सेक्शन 2 जो होता है वो डिफाइन करता है वेरियस टर्म्स को। तो भाई अकाउंट्स ऑफिसर कौन है? हेड ऑफ एन अकाउंट ऑफिस। तो अगर आपके पेपर में सवाल आ जाएगा आप इजीली कर लेंगे, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट ऑफिसर क्या होता है? हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज अकाउंट ऑफिसर। बैंक से क्या मतलब है? means any office or branch of the banking department of Reserve Bank of India, any branch of the State Bank of India acting as the agent of Reserve Bank of India in accordance with provision of Reserve Bank of India Act, and any branch of a subsidiary bank as defined in section 2 of the State Bank of India Act 1959, which is authorized to transact government business as agent of the State Bank of India or any other agency appointed by Reserve Bank of India। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। Which of the following आर टर्म्ड एज दी बैंक? तो ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक को खुद बैंक माना गया है। रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक की जिन ब्रांचेस को ऑथराइज किया है ऑन देयर बिहाफ,
उन्हें माना गया है। ऐसे सारे सब्सिडरी बैंक्स जो कि ऑथराइज हैं गवर्नमेंट बिजनेस को करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए एज एन एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको माना गया है। और ऐसी कोई भी एजेंसी जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथराइज्ड है उनको माना गया है। क्या माना गया है? बैंक। बैंक की डेफिनेशन में, तो बैंक की डेफिनेशन में चार चीजें हैं, खुद रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की वो सारी सब्सिडरीज हैं जिन्हें स्टेट बैंक ने ऑथराइज कर दिया है, और ऐसी अदर एजेंसीज जिन्हें रिजर्व बैंक ने ऑथराइज कर दिया है। देखिए सेक्रेटरी कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी। बहुत जनरल चीज है, इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, फटाफट से ओवरव्यू ले लेते चलना है कि सेक्रेटरी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी। डीजी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डीजी। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हेड ऑफ द सर्किल कौन से हैं? आप जानते हैं सीपीएमजी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मींस एनी अथॉरिटी डिक्लेयर्ड अंडर SR 210 इफ द डिक्लेरेशन इज मेड इन जनरल टर्म्स। तो भाई यहां पे ध्यान रखिएगा कि SR 210 में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिफाइन किया गया है। द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कंटेक्स्ट में कौन है? तो द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज फार एज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज कंसर्न। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट ने किसको बनाया है? डीजी को बनाया है, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी को नहीं बनाया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एफएचबी में पूछ सकते हैं। हु इज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? इट इज डायरेक्टर जनरल। डीजी जो है वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माने जाते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज, ये रूल 3 में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे ऐसे ऑफिसेज जहां पे एक से ज्यादा गजेटेड ऑफिसर्स हैं, एनी ऑफिसेज वेयर देयर आर मोर देन 1 गजेटेड ऑफिसर्स। एग्जांपल के तौर पे जीपीओ जो होता है, जीपीओ क्लास 1 ऑफिस होता है, तो वहां के जो पोस्ट मास्टर होते हैं दे आर जनरली ऑफ एसएसपी जेटीएस रैंक। इन दैट केस जो डिप्टी पोस्ट मास्टर्स होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर के बाद डेप्यूटी चीफ पोस्ट मास्टर्स, वो भी गजेटेड होते हैं। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर एनी गजेटेड ऑफिसर्स other than the actual head of the office to be the head of an office for the purpose of rules in this handbook। तो भाई बड़ी अच्छी बात ये कही है कि अगर एक ऑफिस में एक से ज्यादा गजेटेड ऑफिसर हैं तो जो डीजी साहब है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो उन दूसरे वाले गजेटेड ऑफिसर को, भले ही वो जूनियर हो सकते हैं, बट दूसरे वाले गजेटेड ऑफिसर को भी क्या दे सकते हैं? पावर्स दे सकते हैं। क्या? एज एन हेड ऑफ ऑफिस बिहेव करने की। वही बात है जैसे कि एसएसपीओज रैंक, जेटीएस रैंक ऑफिसर इज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर and his deputy chief postmasters has been ascertained with certain powers, say powers related to mail, power related to treasury. So that is delegation of power under this rule only. When there are more than 2 gazetted officers available, the head of the department can actually authorize different powers for different financial powers as far as this handbook is concerned to different gazetted officers. चलिए, ये था चैप्टर नंबर 1। कुछ भी नहीं था, मेनली बात की गई थी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है। मैं हर चैप्टर के एंड में ऐसे कंपाइल करता जाऊंगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है ये बताया गया था, आपको क्लियर हो गया होगा। मोर देन 1 गजेटेड ऑफिसर के केस में यस दे कैन, बोथ गजेटेड ऑफिसर्स कैन बी अपोर्शन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट फाइनेंशियल पावर्स। एंड बैंक क्या होता है? व्हाट इज अ बैंक? अ बैंक के अंदर आरबीआई, एसबीआई, सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई ऑथराइज्ड बाय एसबीआई एंड एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। ये 4 हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ मनी। यानी ये जो चैप्टर है किस बारे में बात करेगा? ये केवल इतनी बात करेगा कि हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो प्राप्ति होती है, रिसिप्ट ऑफ मनी होती है, उसके संबंध में जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे कि एक जनरल इंस्ट्रक्शन हम सब जानते हैं, बहुत समय से सुनते आए हैं कि गवर्नमेंट मनी को, वी आर नॉट सपोज टू कीप द गवर्नमेंट मनी इन आवर प्राइवेट कस्टडी। तो इस तरह के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे कंपाइंड है। तो रूल नंबर 4 कह रहा है कि ऑल ट्रांजैक्शन इन इंडिया टू विच एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इज अ पार्टी मस्ट विदाउट एनी रिजर्वेशन बी ब्रॉट टू अकाउंट। वो कह रहे हैं इफ यू आर सिटिंग ऑन अ स्पीड पोस्ट काउंटर बुकिंग अ स्पीड पोस्ट,
तो स्पीड पोस्ट बुक करने की जो प्रोसीड्स आई हैं दैट मस्ट बी ब्रॉट टू द अकाउंट, विच अकाउंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको जमा करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल इफ making any transaction on behalf of the government, the money received must be brought to the account of the government itself. Money received by him as dues of government. भाई स्पीड पोस्ट बुक करी तो स्पीड पोस्ट का रेवेन्यू गवर्नमेंट का ड्यू है ना, और फॉर डिपॉजिट इन द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट शुड बी पेड इन फुल विदाउट अनड्यू डिले. बिल्कुल भी इसमें किसी तरह का डिले जो है नहीं होना चाहिए. Other monies, the deposit of which in the custody of government not authorized by government should be dealt within the accordance with rule number 5, जो आगे दिया हुआ कि भाई कोई और पैसा है तो उसके बारे में हम आगे बता देंगे. In case of post offices, cash receipts may be used by postmaster under department regulation for departmental purpose. यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर कोई कैश में रिसिप्ट हो रही है, पोस्ट ऑफिस के केस में कह रहे हैं कि कैश में अगर रिसिप्ट हो रही है तो वो पोस्ट मास्टर्स जो हैं उसको यूज कर सकते हैं फॉर डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस के अंतर्गत. जैसे कि आपने देखा ना, पोस्ट मास्टर्स के पास डेली पावर्स होती हैं छोटी मोटी पेमेंट्स करने की, डीजल का पेमेंट करने की, वो कहाँ से करेंगे, इसी पैसे में से करेंगे ना. सो दे आर ऑथराइज्ड टू यूज दैट मनी इन सच अ सेंस. In special cases, remittance transaction with other departments of government or recognized private firms may be authorized by the government. The conditions बिल्कुल important नहीं है. मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट का पैसा इमीडिएटली गवर्नमेंट को दे दो, और रेगुलेशंस के अंतर्गत पोस्ट मास्टर्स को ऑथराइज है कि वो इसमें से कुछ पैसे को यूज कर सकते हैं आप ऑफिशियल कैपेसिटी में एज पर रेगुलेशन. इसको आपको ध्यान रखना है. एंड व्हाट डू दे मेक इट पार्ट ऑफ कैश बैलेंस. आपको याद है ना, आप जब पोस्ट ऑफिस में, आपको बता दें उनको नहीं पता है, सब पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ सब पोस्ट. इन सब पोस्ट ऑफिस अ पोस्ट मास्टर मेक्स पेमेंट फॉर डीजल ऑफ जनरेटर. इन सच अ केस ही विल टेक मनी फ्रॉम द ट्रेजरी एंड ही विल मेक पेमेंट फॉर द डीजल एंड ही विल कीप दैट वाउचर एज पार्ट ऑफ कैश. तो डीजल का वाउचर विल बी सेंट टू द डिविजनल ऑफिस फॉर सैंक्शन. जब वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसको बुक कर लिया जाएगा, तब तक वो वाउचर पार्ट ऑफ कैश की तरह रखा जा सकता है. इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है. तो वो वाली बात यहाँ पे कही जा रही है. रूल नंबर 5A अंडर आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद एनी अफेयर्स ऑफ द यूनियन इज कैपेसिटी एज सच अदर देन रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज्ड और रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट. भाई यहाँ पे सीधी सीधी बात कह रहे हैं जो हमने ऊपर गई थी. अगर कोई भी पैसा ऐसा है जो आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसीव कर रहे हैं, इट शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट. द हेड ऑफ द अकाउंट टू विच सच मनी शैल बी क्रेडिटेड एंड द विड्रॉल ऑफ मनी देयरफ्रॉम शैल बी गवर्न्ड बाय द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ पोस्टल अकाउंट में. बिल्कुल, अगर इनको हम पढ़ने बैठ गए डिटेल में ना तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला. हमें टू द पॉइंट समझना है कि यहाँ पे बस इतनी सी बात कह रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है, और अंडर आर्टिकल 284 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सारा पैसा जो कि कनेक्शन विद एनी अफेयर्स ऑफ द यूनियन इन इज कैपेसिटी एज सच एंड अदर रेवेन्यूज और पब्लिक मनी रेज और रिसीव बाय गवर्नमेंट शैल बी पेड इनटू पब्लिक अकाउंट. यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे पोस्ट मास्टर्स यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने पढ़ा कि सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट अकाउंट में पेड होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है. द पब्लिक अकाउंट इज द अकाउंट मेंटेन ऑफ मनीज विच हैव बीन पास्ड इन द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट. डेफिनेशन ये पब्लिक अकाउंट की, द पब्लिक अकाउंट इज द अकाउंट मेंटेन्ड ऑफ मनीज विच हैव बीन पास्ड इनटू द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट. एक ऐसा खाता जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया सारा पैसा रखा जाता है, दैट अकाउंट इज नोन एज पब्लिक अकाउंट. एन अकाउंट इन विच ऑल द प्रोसीड्स विच अ गवर्नमेंट रिसीव्ड इज केप्ट टुगेदर इज कॉल्ड अ पब्लिक अकाउंट. इट डज नॉट कवर मनीज पेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ऑफिशियल और एनी अदर कैपेसिटी. ठीक है, केवल गवर्नमेंट का अपना जो पैसा है वो इसमें रखा जाता है. एंड नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डिपॉजिट इन अ प्राइवेट बैंक मनी इज विदड्रॉन फ्रॉम पब्लिक अकाउंट. स्ट्रिक्टली बात कह दिया है, कहीं ऐसा नहीं करना कि पब्लिक अकाउंट में से पैसा निकाल के कहाँ रख देना. बिल्कुल, इट इज नॉट अलाउड किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट में रखना. A government servant supplied with funds for expenditure shall be responsible for such funds until an account of them has been rendered to the satisfaction of the account officer concerned. सिंपल सी बात कही, रूल 7 में ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी फंड्स दिए गए खर्च करने के लिए, से मार्केटिंग फंड, से बिजनेस डेवलपमेंट फंड, से PLI प्रमोशन फंड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑफिसर टू प्रॉपरली एंश्योर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड
टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफिसर कंसर्न। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे सिंपली कही गई है। द हेड ऑफ एन ऑफिस वेयर मनी इज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट गिव द पेयर अ रिसिप्ट ड्यूली साइंड बाय हिम। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। यस, एज पर फाइनेंशियल हैंडबुक इट इज कंपल्सरी कि कोई भी कस्टमर अगर हमें कोई भी अमाउंट दे रहा है, इफ एनी कस्टमर इज पेइंग एनी अमाउंट to us, it is responsibility of the head of the office to provide him with a receipt. It is absolutely responsibility कि भाई वो उनको रिसिप्ट दे, और ये भी देख ले, पुराने रूल्स है ना कि वो हमारी कैश बुक में पहुंच गए, जैसे कि हम स्पीड पोस्ट बुक करने के बाद रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, if the circumstances so justify, the head of the office may at his discretion authorize any officer subordinate him, whether gusted or non-gusted, to sign such receipts for him। आप जानते हैं ये तो चीजें ना पुराने जमाने के रूल्स कंपाइल हो गए। बेसिक सी बात ये कही है that in case of any money received from any customer into government account, it is the responsibility of the head of office कि उनको रिसिप्ट जरूर मिले। अब ये पढ़ लेते हैं that the money received by head of an office shall be credited directly into government account by using appropriate GL account of SAP। यहाँ पर ये नई बात कह दी कि भाई सीधी सीधी बात, अब करंट सिनारियो में जो भी पैसा आएगा वो SAP के थ्रू प्रॉपर GL अकाउंट में बुक होना चाहिए, और हमको उसको रिसिप्ट देना तो कंपलसरी है ही। ये मैनुअल यूज ऑफ ACG 67 जो है ना, दिस इज बिन डिसकंटिन्यूड, ओनली डिजिटल ACG 67 इज इन यूज फॉर प्रेजेंट। तो ACG 67 जो है एक्विंटेंस कंटिंजेंट ग्रांट ACG 67 जो है अब एप्लीकेबल नहीं रही है। It is ordinarily the duty of the department officers and not of the account officers to see that the dues of department are regularly collected and brought to account। यहाँ पे बहुत सीधी सीधी बात कह दी, अकाउंट ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट ऑफिसर कि जो गवर्नमेंट को मनी आ रहा है, यानी मान लीजिए स्पीड पोस्ट की बुकिंग का जो मनी आ रहा है उसे अकाउंट में डालना, किसके, गवर्नमेंट के अकाउंट में बुक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेड ऑफ द ऑफिस की, अकाउंट ऑफिसर की नहीं है। प्लीज एक चीज को और समझ लीजिए, ऑल दीज रूल्स वी आर रीडिंग ना, दीज प्योरली बिलोंग टू समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ पास्ट। मॉडर्न में तो कंप्यूटर से बुकिंग होती है, सारा पैसा सीधे सीधे पहुंच जाता है, बट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस कि भाई ये सारा पैसा जो है ना वो गवर्नमेंट अकाउंट में पहुंचे। पेमेंट ऑफ मनी के संबंध में, मतलब वो तो था रिसिप्ट से, ये है मनी का जो पेमेंट है, यानी पैसे का जो पेमेंट कर रहे हैं उसके संबंध में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अदरवाइज डायरेक्ट इन एनी केस मनीज मे नॉट बी विड्रॉन फॉर पब्लिक अकाउंट विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो भाई यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, आप कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट अकाउंट में मौजूद है, इट कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट परमिशन ऑफ डिसबर्सिंग ऑफिसर और ऑफ एन अकाउंट ऑफिसर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस में फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन की भाई किसकी परमिशन के बिना पब्लिक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, डिसबर्सिंग ऑफिसर। यहां पे एक शब्द याद रख लीजिएगा, DDO, हम कहते हैं DDO होता है ड्रॉल एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। डिसबर्सिंग ऑफिसर कौन सा होता है, ड्रॉल मतलब जो पब्लिक अकाउंट से किसी पैसे को ड्रॉ करेगा, और डिसबर्सिंग ऑफिसर मतलब जो पब्लिक अकाउंट के ड्रॉ किए हुए पैसे का पेमेंट करेगा। इन केस ऑफ सैलरी, योर सैलरी इज ड्रॉन बाय द पब्लिक बाय द ड्रॉल ऑफिसर and later on disbursed to you through your account. So a postmaster is generally known as DDO, Drawal and Disbursing Officer, Senior Postmaster of Head Offices। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कह दी भाई, कोई भी पैसा जो है ना डिसबर्सिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना नहीं निकल सकता। एन अकाउंट ऑफिसर विद इन द लिमिट ऑफ हिज ओन ज्यूरिसडिक्शन परमिट विड्रॉल। भाई सीधी बात है, ऑब्वियस बात है, कोई भी अकाउंट ऑफिसर अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पेमेंट के लिए ऑथराइज है, कोई पेमेंट की परमिशन वो देने के लिए केपेबल है, और अदर आउट ऑफ दी अपने ज्यूरिसडिक्शन भी वो जा सकता है, बट इन केस ऑफ एन स्पेशल परमिशन। Except as otherwise provided in these rules, a disbursing officer may permit withdrawal for any of the following purpose। तो भाई यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल मिला के ना 4 purpose, there are 4 purpose given for which disbursing officer may permit withdrawal। There are 4 purposes given। Number 1, to pay sums due from the government to drawing officer, to provide the drawing officer with funds to meet claims likely to be present against the government in the immediate future by other government servant या private parties, to enable the drawing officer to supply funds to another government officer from which to meet similar claims, and to pay sums on accounts of loans and advances। देखो मैं आप समझा देता हूं,
टू पे सम्स ड्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द ड्रॉइंग ऑफिसर। तो ऐसे सारे के सारे राशि जो कि गवर्नमेंट को ड्रॉइंग ऑफिसर को देनी है, जैसे कि सैलरीज वगैरह हो गई, उसको लिए वो ऑथराइज है। ऐसे सारे पेमेंट जो उनको किसी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को करने हैं या प्राइवेट पार्टीज को करने, सॉरी सैलरी वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को, वो हो गया। इसके अलावा सप्लाई ऑफ फंड्स टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम विच टू मीट सिमिलर क्लेम्स। ये वाला पॉइंट समझ लीजिए क्या है, ये कहने चाह रहे हैं कि कोई अदर गवर्नमेंट ऑफिसर मींस जो डिसबर्सिंग ऑफिसर है उसके अंडर बहुत सारे सब पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो उन्हें सब पोस्ट ऑफिसेज को अपना रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, डीजल पेमेंट करना है, तो भाई डिसबर्सिंग ऑफिसर विल विड्रॉ फंड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू देम। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है पॉइंट नंबर 3 में। एंड टू पे सम्स ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी लोन और एडवांसेस। तो ये सारी की सारी चीजें। सो बेसिकली देयर आर 4 थिंग्स फॉर विच अ डिसबर्सिंग ऑफिसर मे परमिट विड्रॉल। ओके, यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, ठीक है। अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय एन अकाउंट ऑफिसर, ए डिसबर्सिंग ऑफिसर इन चारों के अलावा और किसी चीज के लिए अपार्ट फ्रॉम दीज 4 ही इज नॉट अलाउड टू अलाउ परमिट एनी विड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। इन 4 के अलावा, ठीक है, ओनली 4। A disbursing officer shall not permit withdrawal for any purpose unless the claim for withdrawal complies with the provision। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई डिसबर्सिंग ऑफिसर विड्रॉल पब्लिक अकाउंट के, पब्लिक के पैसे का, पब्लिक अकाउंट पब्लिक का पैसा हुआ ना, एक डिसबर्सिंग ऑफिसर पब्लिक अकाउंट से विड्रॉल तभी अलाउ करेंगे जब विड्रॉल जो है सारे प्रोविजंस को मानते हुए होगा, उसकी लाइन में होगा। एंड सिमिलर केस अगर जो डिसबर्सिंग ऑफिसर है उसके सामने कोई डॉक्यूमेंट आता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट और वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, बिल्कुल भी डिसबर्सिंग ऑफिसर उसकी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। As a general rule, no authority may incur any expenditure or enter into any liability involving expenditure from public fund until the expenditure has been sanctioned by general or special order of the president or by an authority to whom power has been duly delegated। तो कह रहे हैं कि कोई भी पेमेंट तब तक नहीं करना है जब तक वो सैंक्शन नहीं हो जाता। सिंपल वर्ड्स में समझिए, रूल नंबर 15 सेज नो पेमेंट कैन बी डन अंटिल एंड अनलेस इट इज सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, एज पर रूल 15 नो, एब्सोल्युटली नो पेमेंट हैज टू बी डन अंटिल एंड अनलेस सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। A disbursing officer has no general authority to make payments on demands presented at the office. His authority to make payments being strictly limited by the provisions of the rules in the handbooks। वो कह रहे हैं कि भाई देखो सीधी बात समझ लो, डिसबर्सिंग ऑफिसर ही हैज गॉट नो राइट, उस पर राइट नहीं है कि उसके जो ऑफिस में कोई भी बंदा पेमेंट के लिए पहुंच जाए वो पेमेंट कर देगा। नो, उनका राइट नहीं है। उनका काम ये है कि पेमेंट तभी करना है जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो और वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो। सो यहाँ पे बस ये बात क्लियर करिए, भाई डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है ना उसकी कोई जनरल अथॉरिटी नहीं है टू मेक पेमेंट्स। ये तो फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कि वो उनका पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि डिसबर्सिंग ऑफिसर विल रिफ्यूज पेमेंट्स ऑफ बिल्स विच डू नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ हैंडबुक। भाई बिल्कुल, आपके अगर कोई आपके सामने बिल प्रेजेंट होता है विच इज नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस or which are not complete, then you should get it completed. The responsibility for incurring such arrest with the drawing officer and disbursing is not power to refuse the payment of such bill on the ground that charges has not been sanctioned। Simple as that कि भाई उनका कोई express right तो नहीं है कि वो पेमेंट करेंगे। They will do payment only in terms of rules and regulations available and proper documentation। but इसका ये मतलब नहीं है कि वो refuse ही कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। A disbursing officer has no authority to make a payment on a bill or voucher not prescribed presented in a prescribed form। मैं ऊपर जैसे कह रहा था, अगर आप टीए बिल को टीए बिल के फॉर्मेट में सबमिट नहीं कर रहे हैं, डिसबर्सिंग ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू मेक पेमेंट। इट इज द राइट ऑफ डिसबर्सिंग ऑफिसर एज वेल एज ड्यूटी ऑफ डिसबर्सिंग ऑफिसर दैट प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, प्रॉपर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ओनली ही विल बी ऑथराइजिंग पेमेंट्स। ओके, when bills are presented for payment contains obvious, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंपल एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बिल आता है
और उसके अंदर कुछ ऑब्वियस इनएक्यूरेसीज हैं या अर्थमेटिकल मिस्टेक है, टोटलिंग मिस्टेक है, तो उसमें वापस करने की जरूरत नहीं है, उसको करेक्ट कर सकते हैं वो खुद ही। कोई डाउटफुल आइटम्स हैं तो एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हेन वी सबमिट अ टीए बिल, the account officer, the disbursing officer, they may correct the rate of DA, they may correct the kilometers, they may delete the demand of say hotel charges, because they are obvious inaccuracies. There might be an arithmetical mistake or there might be doubtful items, so there are items which can be disallowed. तो यहाँ पे कह रहा है 17 रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई टीए बिल सबमिट होता है और उसमें कोई ऑब्वियस इनएक्यूरेसी है या कोई रूल वाली इनएक्यूरेसी है जिसको डिसअलाउ करके काम चल सकता है, तो इट कैन बी डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकाउंट ऑफिसर। उसको बार बार वापस करने की जरूरत नहीं है। करेक्शंस मेड एंड रीजन देयर ऑन शुड बी इंटीमेटेड। भाई आप बता दो कि आपने क्यों किया है, वो लिख दिया जाता, मार्क कर दिया जाता बिल के ऊपर ही, ठीक है। All the checks, bills, etc. preferably at treasury for payment being non-negotiable can be endorsed only once in favor. ये यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, आपके पेपर में सवाल पूछेंगे नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कितनी बार एंडोर्स कर सकते हैं? ओनली वंस इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक पार्टी टू होम द मनी इज टू बी पेड। तो क्लियरली यहाँ पे एमसीक्यू वाला सवाल है ये वाला, ओनली वंस इन फेवर ऑफ द स्पेसिफिक पार्टी जिसके फेवर में हमको पेमेंट करना है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी डोंट हैव सो मच टाइम कि हम सारे के सारे रूल्स को थॉरली पढ़ ले, बट मैंने इनको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा है एंड वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ फटाफट शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। चेक्स ड्रॉन डायरेक्टली ऑन द पे विदाउट इंटरवेंशन ट्रेजरी ऑफिसर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सील एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जितने भी ड्रॉल ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, their signs are their signatures are a very important asset. So the account officer will supply disbursing offices, जितने भी ऐसे ऑफिसेज हैं जहां से पेमेंट्स होते हैं, डिसबर्सिंग ऑफिस मतलब जहां से पेमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, द अकाउंट ऑफिसर विल सप्लाई डिसबर्सिंग ऑफिस अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन विद अ कॉपी ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑल गजेटेड ऑफिसर्स सर्विंग अंडर हिम। ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपके सिग्नेचर रहते हैं एंड दो सिग्नेचर्स आर विजिबल टू एवरीवन। आप एसबीआई में कहीं भी जाएंगे आपके सिग्नेचर निकल के आ जाए। तो पोस्ट ऑफिस में ऐसा ही है ना, आपका अकाउंट आगरा में एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ विड्रॉल इन तमिलनाडु, योर सिग्नेचर विल बी अवेलेबल बिकॉज उससे पेमेंट हो सकता है। सिमिलरली गजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर अकाउंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के पास पहुंच जाएं, जिससे कि अगर कोई पेमेंट इनके सिग्नेचर से आता है या कोई भी ऑथराइज डॉक्यूमेंट आता है इनके सिग्नेचर से, क्योंकि ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो सकते हैं, तो ऐसे केस में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पोस्ट मास्टर जनरल है सैंक्शनड अ पेमेंट, so the disbursing office must be having the signature of PMG, otherwise how will they sanction, they will pass the bill। इसको इस तरह से समझ लीजिए, डिसबर्सिंग ऑफिसर वो होता है जो पैसे का पेमेंट करता है, सैंक्शन ऑफिसर वो होता है जो सैंक्शन करता है पेमेंट को। तो अल्टीमेटली सैंक्शन करने वाला जो है वो डिसबर्सिंग के पास भेजता है। से पोस्ट मास्टर जनरल सैंक्शनड अ बिल ऑफ ₹2 lakh फॉर बिहाफ ऑफ पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, इट विल बी सेंड टू डिसबर्सिंग ऑफिस फॉर पेमेंट पर्पस। ठीक है, तो सारे गजेटेड ऑफिसर जो हैं उनके सिग्नेचर जो हैं वो अवेलेबल कराना जो है जिम्मेदारी है किसकी? अकाउंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एवरी ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस शैल सेंड अ स्पेसिमेन ऑफ हिज सिग्नेचर टू द पोस्ट मास्टर कंसर्न थ्रू सम सुपीरियर और अदर ऑफिसर हुज स्पेसिमेन सिग्नेचर इज ऑलरेडी विद द पोस्ट ऑफिस। बहुत ही सिंपल सी बात कही, ऐसे सारे ऑफिसर्स जो फंड्स को ड्रॉ करने के लिए कैपेबल हैं उन्हें अपनी सिग्नेचर भेजनी है कंसर्न पोस्ट मास्टर्स को, एंड वो गोले में लगाते हैं ना, सिग्नेचर को गोले में रखते हैं और उसके सिग्नेचर को अटेस्ट करता है। कौन करता है? सम सुपीरियर और अदर ऑफिसर, ऐसा व्यक्ति जिसके सिग्नेचर ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में हो। तो हाँ बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कि उसके सिग्नेचर ऑथराइज करके भेजा जाए। व्हेन सच एन ऑफिसर मेक्स ओवरचार्ज टू अनदर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 14 I-bit शुड बी फॉलोड। वो हम बाद में पढ़ लेंगे, रूल नंबर 149। फाइनल पेमेंट ऑफ GPF मनी, नाउ आई वांट टू यूज दिस
जनरल प्रोविडेंट फंड की पूरी कहानी स्वामी हैंडबुक में मौजूद है. वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन फाइनेंशियल हैंडबुक एंड वेट फॉर जो स्कीम वाइज जो वीडियोस में अलग से बनाने वाला हूँ आपकी इस किताब में से, और आप लोगों से भी रिकमेंड है FHP में ड्रॉप कर दीजिए, सीधे GPF वाला पार्ट जो है ना वहाँ से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट दिया भी नहीं. Any person having a claim against the department will present his will duly received in stamp where necessary. कुछ नहीं, वो ये बोल रहा है क्लेम्स कैसे प्रेजेंट करेंगे. तो भाई सिंपल सी बात है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करेंगे, एज पर रूल रेगुलेशंस करेंगे, प्रॉपर सैंक्शन के साथ करेंगे. सिंपल सी ये 3 बातें हैं. क्लेम्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट के कौन कौन से क्लेम हो सकते हैं? टीए का हो सकता है, डीए का हो सकता है, एरियर का हो सकता है, सबस्टेशन का, कुछ भी हो सकता है. तो वो कह रहे हैं नो पेमेंट शैल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ पे और अलाउंसेस ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कह रहे हैं नो पेमेंट शैल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ पे और अलाउंसेस ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ डिसबर्सिंग ऑफिस बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन अ पर्सन न्यूली अपॉइंटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अनलेस द क्लेम बाय सपोर्टेड बाय लास्ट पे सर्टिफिकेट. देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद कर लीजिए. किसी भी व्यक्ति को नो इंडिविजुअल विल बी पेड एनी पे और अलाउंस विदाउट लास्ट पे सर्टिफिकेट. अगर आप किसी ऑफिस में ट्रांसफर होकर जाते हैं, आपको तब तक सैलरी नहीं मिलेगी जब तक आपकी लास्ट पे सर्टिफिकेट वहां नहीं पहुंच जाती. हाँ, एक एक्सेप्शन है, न्यूली अपॉइंटेड पर्सन. भाई न्यूली अपॉइंटेड पर्सन होगा तो उसकी सैलरी तो फर्स्ट टाइम बन रही होगी, उनके लास्ट पे सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं है. सो इट्स बीन क्लियरली सेड दैट नो पेमेंट शैल बी मेड. पे अलाउंस कोई भी नहीं पेमेंट करना. अगर आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट नहीं आएगा ना ट्रांसफर के बाद, इफ यू आर ट्रांसफर्ड एंड लास्ट पे सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन, यू विल नॉट गेट any salary. It's been clearly said here, clearly said. Okay, similarly said, if some government servant is transferred from another department या रिटर्न कर रहा है तो अकाउंट ऑफिस की परमिशन के बिना उनको पेमेंट नहीं मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, सिंपल. इसके अंदर कोई उन्होंने ऐसी चीज नहीं कही है जो कि हमें ना पता हो. ये सब हम चीजें छोड़ सकते हैं आराम से. फीस पेएबल टू अ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट अदर देन दैट अंडर हुम इज एम्प्लॉयड शैल बी पेड ओनली विद प्रायर अथॉरिटी ऑफ अकाउंट ऑफिसर. बार बार वही बात कह रहे हैं. कई सारी चीजें बता दी कि अकाउंट ऑफिसर की परमिशन होनी चाहिए, प्रॉपर बिल होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, विद इन द रेगुलेशन होना चाहिए. बस यही सब बातें बार बार वो लोग रिपीट कर रहे हैं. रूल नंबर 21 वाज इंपॉर्टेंट. लास्ट पे सर्टिफिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज वेल. प्लीज रिमेंबर दीज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट what was important I said over here, अकाउंट ऑफिसर जो हैं वो डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की लिस्ट जो है, डिसबर्सिंग ऑफिसर्स को गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर प्रोवाइड कराते हैं. तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हु प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ गजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर टू दी डिसबर्सिंग ऑफिसर्स. सो इट इज द अकाउंट ऑफिसर. ये हमने पढ़ लिया. एरियर्स क्लेम कह रहे हैं नो क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट अदर देन दोज बाय वन डिपार्टमेंट अगेंस्ट अनदर स्टेट एंड नॉट प्रिफर्ड विद इन 2 years. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना. वो कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का छोड़ देते हैं. मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लेम है, रेलवे का पोस्ट ऑफिस पे क्लेम है, लेट्स लीव इट. वो कह रहे हैं अगर आपने 2 years के अंदर क्लेम नहीं किया तो फिर इसको सर्कल अकाउंट ऑफिसर की अथॉरिटी से ही पास कर सकते हैं. नॉट प्रिफर्ड विद इन 2 years ऑफ देयर बिकमिंग ड्यू कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट अथॉरिटी फ्रॉम सर्कल अकाउंट ऑफिसर. तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, अगर आपका कोई एरियर है एंड दैट एरियर इज नॉट प्रिफर्ड विद इन 2 years ऑफ देयर बिकमिंग ड्यू, उनके ड्यू होने की डेट से 2 years के अंदर अगर आपने नहीं प्रेफर किया है, नहीं लेने की कोशिश की है, इट कैन नॉट बी पेड अनटिल एंड अनलेस इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द सर्कल अकाउंट ऑफिसर. ठीक है. और अगर वो क्लेम 500 रुपए से कम है, 500 रुपीज से कम है, तो 3 years ऑफ देयर बिकमिंग ड्यू मे बी पेड विदाउट प्री चेक बाय सर्कल. तो मतलब सिंपल सी बात कह दी. इफ द पेमेंट इज लेस देन 500, किस चीज का पेमेंट? एरियर्स का. मान लीजिए आपका कोई एरियर है, वो एरियर आपने क्लेम किया है आफ्टर 3 years एंड इट इज मोर देन 500, सर्कल अकाउंट ऑफिसर के पास जाएगा. सिंपली बोला, अगर 2 साल के अंदर कर लोगे सर्कल अकाउंट ऑफिसर को नहीं भेजेंगे. 2 साल से ज्यादा करना है, 500 रुपए से कम होगा, लेस देन 500, तो 3 साल तक सर्कल अकाउंट ऑफिसर को नहीं भेजेंगे. इससे ज्यादा होगा तो फिर तो भाई सर्कल अकाउंट ऑफिसर के पास जाएगा ही जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस रूल शेल नॉट अप्लाई. इन चीजों पे अप्लाई नहीं होता. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
एनी अदर क्लास ऑफ पेमेंट विच आर गवर्न बाय स्पेशल रूल्स और स्पेशल ऑर्डर्स। मान लीजिए कोई डीए का स्पेशल ऑर्डर आ गया, जैसे डीए हम लोग का फ्रीज हो गया था, तो ये छोटी मोटी चीजें इनके लिए स्पेशल ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, छोटी मोटी नहीं, चीज तो बड़ी थी, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर आ रहे हैं, उसके लिए ये चीजें अप्लाई नहीं होती है। 3 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस अमाउंट 500 रुपीज 3 years and 2 years, प्लीज रिमेंबर, एंड सर्कल अकाउंट ऑफिसर। दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन, आई एम वेरी श्योर। देखते हैं कितनी देर का ये वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, 34, 5 मिनट और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवरेज करने के लिए चलेंगे। द बिल्स फॉर क्लेम्स मोर देन 2 year old शैल बी सब्जेक्टेड टू प्री ऑडिट बाय सर्कल ऑफ, हाँ इसको प्री ऑडिट कहते हैं। तो भाई सीधी सीधी बात ये कह दी है कि कोई भी बिल जो है अगर वो 2 साल से पुराना है, मोर देन 2 year old, इट शेल बी सब्जेक्टेड टू प्री ऑडिट बाय सर्कल अकाउंट ऑफिसर। मैं आपको इसके कोई नोट्स नहीं देने वाला हूं, वॉट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम स्टेटिंग प्लीज कीप नोटिंग टुगेदर along with me. The right of government servant to travelling allowance, including daily allowance, is forfeited or deemed to have been relinquished if the claim for it is not preferred within 60 days from the date on which it becomes due. यहाँ क्लियर कर लीजिए, टीए बिल अगर आप 60 डेज के अंदर क्लेम नहीं करेंगे, ड्यू डेट से 60 डेज के अंदर अगर आप टीए बिल क्लेम नहीं करेंगे, इट विल बी डीम्ड टू बी रिलिंक्विश्ड, क्लेम मान लिया जाएगा नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, प्लीज आप नोट करते चलिएगा। A claim for travelling allowance of a government servant which has been allowed to remain in abeyance for a period exceeding 1 year should be investigated by the HOD concerned. If HOD is satisfied about the genuineness of the claim, then it can be given. तो बस यहाँ पे ये वाली बात कह रहे हैं कि देखो वैसे तो हमने साफ साफ कह दिया कि टीए बिल का क्लेम 60 डेज में कर लीजिए, बट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको रिलैक्स कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, सिंपल एज दैट, ठीक है। सिमिलरली एलटीसी, इफ यू हैव टेकन इन एडवांस यू हैव टू सबमिट विद इन 30 days, इफ यू हैव नॉट ड्रॉन एडवांस विद इन 60 days। और इसके अंदर एक चीज और कह दी है कि इफ क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन 1 month ऑफ द ड्यू डेट, द अमाउंट ऑफ एडवांस शैल बी रिकवर्ड, बट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी अलाउड टू सबमिट द क्लेम एज अबव। इट्स सेकेंड, मतलब ये कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, अगर आप एलटीसी जाते हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन एन एलटीसी, यू आर सपोज टू क्लेम योर रीइंबर्समेंट विद इन 30 days अगर आपने एडवांस नहीं लिया है, विद इन 60 days अगर आपने एडवांस लिया है, और अगर आपने लौट के एडवांस लेने के बावजूद आपने लौट के अपना बिल सबमिट नहीं किया, तो 1 month के अंदर आपका एडवांस जो है वापस ले लिया जाएगा। तो अब एडवांस वापस ले लिया है तो आपको बिल सबमिट करने के जो डेज है ना वो 60 मिलेंगे, 30 नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको प्लीज समझ लीजिएगा। फिर रिपीट कर देता हूं, एडवांस लिया है 30 days, नहीं लिया है तो 60 days। एडवांस लेके 30 days में अगर सबमिट नहीं करेंगे, योर एडवांस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम योर सैलरी, एंड इन सच अ केस यू कैन नाउ सबमिट योर बिल विद इन 60 days ऑफ द ड्यू डेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, आपको याद हो गया होगा। On government servants failure to submit the claim within 1 month where an advance has been drawn by him, he shall be required to refund the entire amount and forward in one lump sum. No request for recovery or advance shall be entertained. वो वाली बात ऊपर कह रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं है एलटीसी रूल से रिलेटेड, इसमें कहा गया है कि विद इन 1 month अगर वो आपके नहीं दे पाते हैं तो ये पावर डेलीगेट कर दी है मिनिस्ट्रीज को कि भैया अगर एडवांस नहीं लिया है तो एलटीसी का जो बिल है 6 months तक सबमिट कर सकते हैं, एंड वेयर एलटीसी एडवांस हैज बीन ड्रॉन द एलटीसी क्लेम फॉर रिएम्बर्समेंट सबमिट विद द पीरियड 3 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट सर्वेंट रिफंड्स द एंटायर अमाउंट विद इन 45 days। मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा टिपिकल वाली बात हो गई। ऊपर हमने पढ़ा ये टाइम है, इस टाइम को रिलैक्स करने की पावर गवर्नमेंट ने दे दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कर सकते हो, डिपार्टमेंट रिलैक्स कर सकता है। क्या रिलैक्स कर सकता है? 6 months तक कर सकते हैं इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन कि बियॉन्ड कंट्रोल था बिल सबमिट करना, मान लीजिए कोरोना वायरस था, कोई इंजरी थी, कोई बीमारी थी, तो नो एलटीसी एडवांस इज टेकन के केस में 6 months, एंड इफ एडवांस इज टेकन 3 months तक रिलैक्स कर सकते हैं। यानी ये हम 1 month से 6 months और 2 months से 3 months, ये वाली चीज यहाँ पे क्रिएट हो गई। अगर नो एडवांस इज टेकन तो यहाँ पे हमको कितने दिन मिल रहे थे? इन केस ऑफ नॉट ड्रॉन 60 days मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 6 months, और उस केस में हमको 30 days मिल रहे थे, यहाँ मिल रहे हैं 3 months। बट एक शर्त रख दी कि एडवांस जो लिया था ना उसे 45 days के अंदर जमा करना ही होगा। दैट्स द कैच। एलटीसी क्लेम्स नीड्स फॉर ऑब्जर्विंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, तो भाई ये सब चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। लेट सबमिशन, बुकिंग फेयर टिकट, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा,
बोर्डिंग, जो बोर्डिंग पास होता है दैट इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट नाउ फॉर क्लेम ऑफ एलटीसी। प्राइवेट व्हीकल्स एंड क्लेम्स फॉर रॉन्ग ब्लॉक ऑफ ईयर्स, ये सारी चीज़ें ढंग से हम लोगों को चेक कर लेनी है, तो कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं गई है। ये AAO पेपर से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा है चीज़ें, बट हमको पता होना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम लिमिट विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन रिटर्न इन नो एडवांस, विद इन 1 month ऑफ कंप्लीशन इफ एडवांस इज नॉन, पावर एंड बी डेलीगेटेड, वो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, अप टू 6 months, अप टू 3 months, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी चीज़ को नीचे लेके आया है। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू एजेंट्स, अप्रूव एजेंट्स, जैसे हम जानते हैं IRCTC है, बालमर एंड लॉरी है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एंड आई एम गोइंग थ्रू इट क्विकली, क्योंकि LTC को तो हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं ना, ये मैजिकल बुक के थ्रू यहाँ से हम पढ़ ही लेंगे, तो इसीलिए जो है मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता चल रहा हूँ। ट्रैवल बाई प्राइवेट व्हीकल क्या है? क्लेम्स फॉर रॉन्ग ब्लॉक ईयर, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रॉन्ग ब्लॉक ईयर क्लेम करेगा तो भैया उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। LTC रूल ऑल्सो प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड LTC एडवांस इज रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ द टिकट विद इन 10 days ऑफ ड्रॉल ऑफ एडवांस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर आस्किंग फॉर एडवांस, आप LTC जाना चाहते हैं फ्लाइट से, आपने उसका बिल लगाया कि भाई मेरी इतनी की टिकट पड़ेगी, इनवॉइस लगाई, सो LTC एडवांस लेने के 10 दिन के अंदर आपको सबमिट कॉपीज करनी है। किसकी कॉपीज? टिकट्स की करनी ही पड़ेगी 10 दिन के अंदर, ठीक है। ये 10 days वाला आप याद रखिएगा। इवन इन केसेस वेयर द एडवांस इज नॉट ड्रॉन, द गवर्नमेंट सर्विस रिक्वायर्ड टू गिव प्रायर इंटीमेशन ऑफ हिज इंटेंशन टू अवेल LTC। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम LTC में डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लेम ऑफ डिपार्टमेंट अगेंस्ट रेलवेज फॉर ओवरचार्ज एंड क्लेम ऑफ रेलवेज अगेंस्ट द डिपार्टमेंट फॉर अंडरचार्ज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एडमिटेड इफ द क्लेम्स आर प्रेफर्ड विद इन 6 months। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लेम्स ऑफ ऑफिशियल टू एरियाज ऑफ पे एंड अलाउंस इंक्रीमेंट अदर ड्यू व्हिच आर नॉट पेड विद इन 2 years ऑफ द पीरियड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑथराइज्ड बाय सर्कल अकाउंट ऑफिसर। तो ये सब चीज़ हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो हम आगे आ सकते हैं जल्दी जल्दी। The time limits prescribed in the rule and notes thereunder should be calculated from the date on which the claims become payable। जैसे कि यहाँ पे वाली बात कह रहा है, LTC की ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट वो होती है जब आप रिटर्न से वापस, जब आप जर्नी से वापस आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सारे क्लेम कब से ड्यू होते हैं? जिस दिन से क्लेम पेएबल हो जाता है उस दिन से। ऑल पैटी क्लेम्स, पैटी मीन्स छोटे छोटे, ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मोर देन 3 years old other than those that affect his pension and all other claims for delayed submission of which an adequate explanation not forthcoming should be rejected। वो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी क्लेम है, if there is any claim of the government servant above 3 years old it should be rejected। ऊपर हमने यही पढ़ा था, अगर आपका कोई भी क्लेम है 2 साल से ज्यादा है तो सर्कल अकाउंट ऑफिसर उसको करेगा, और 3 साल के बाद तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। इन रिकमेंडिंग ओल्ड क्लेम फॉर इन्वेस्टिगेशन द फैक्ट दैट इट इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल ओइंग टू द लिमिटेड पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिट टू इन्वेस्टिगेट क्लेम्स मोर देन 6 year old शुड बी टेकन इन अकाउंट। यहाँ पे क्लियर बात कह दी, नॉर्मल केस में 3 years old को तो रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, बट अगर आप सर्कल अकाउंट ऑफिसर के पास कोई क्लेम भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं कि भाई देख लो शायद इसका पेमेंट हो जाए, वो 6 साल से पुराने हैं ना, तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी क्लेम की अधिकतर डॉक्यूमेंट्स 6 साल तक तो वीड आउट हो ही जाते हैं। सो इट विल बी वेरी टफ टू इन्वेस्टिगेट देम फॉर द सर्कल अकाउंट ऑफिसर। आई नो क्लास ये वाला जो है ना बहुत बोरिंग चल रहा होगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही कुछ इस तरीके का है, इसलिए मैं आपको चूज करते हुए स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो जो आज का है हमारा ऑलरेडी 42 मिनट्स का हो चुका है। 3 मिनट के अंदर वीडियो को बंद करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। FHB 2 वाला पार्ट जो है थोड़ा सा वो मैं आप लोगों के साथ कवर अप कर लूँगा। ये डायरेक्टर जनरल के कुछ ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस हैं जो कि यहाँ पे कंपाइल किए गए हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास। मेनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो हम ऊपर डिस्कस करते हुए चले, 60 days 90 days रिलैक्सेशन ऑफ पावर, बैंक्स में कौन कौन आता है, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं साथ साथ आप लोगों को अपने नज़रिए से इंपॉर्टेंट जो है बताता चल ही रहा हूँ। Head of the circle authorized to sanction ad hoc payments of areas of pay and allowances where claims cannot be verified. Power to issue sanction for investigation of claims of area which are more than 6 year old and in respect of which the connected available circle had been delegated to the head of circle। कह रहे हैं 6 साल से ही पुराने हो जाएंगे ना, तो ad hoc payments of area कौन कर सकता है? सर्किल अकाउंट ऑफिसर नहीं, सर्किल का जो हेड है वो कर सकता है। आफ्टर ड्यू
कनेक्टेड रिकॉर्ड्स वेयर अवेलेबल इन दी सर्किल अकाउंट ऑफिस, तो उसको कौन कर सकता है, हेड ऑफ द सर्किल या टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कर सकता है। फिर डायरेक्टर जनरल के इंस्ट्रक्शंस आ गए, कोई भी डिले नहीं करना है एरिया क्लेम में, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डिले करोगे तभी तो वो 2 ईयर 3 ईयर वाली स्थिति आएगी, बिल्कुल आपको किसी भी तरीके के डिले नहीं करने हैं। पे के केस में द ग्रांट ऑफ नॉर्मल इंक्रीमेंट ऑफ पे डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सैंक्शन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है जो आपको नॉर्मल इंक्रीमेंट लगता है हर 1 साल में हमें जो नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलता है ना, उसके लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर previous sanction at all. In the case of claims becoming due on the general revision of the dates of increments consequent on revision of leave orders resulting through leave on the account of declaration examination or reason after suspension, the prescribed limits are to count from the date on which the orders अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं सारी चीजें। अब डिसीज्ड ऑफिशियल, इफ द क्लेम्स नॉट प्रिफर्ड विद इन 2 years रिकॉर्ड फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑफ डेथ, द बिल्स विल हैव टू बी प्री ऑडिटेड। फिर वही बात कह रहा है 2 years वाली बात। अगर कोई डिसीज्ड ऑफिशियल भी है जिनकी डेथ हो गई और उनकी फैमिली जो क्लेम करती है वो 2 years के बियॉन्ड चला जाता है, तो एज पर रूल 25 प्री ऑडिट में जाना पड़ेगा। व्हाट इज प्री ऑडिट? सर्कल अकाउंट ऑफिसर की प्रायर आपको वो लेनी पड़ेगी। टीए बिल के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, कितना कितना समय होता है, कौन से कितने दिन के अंदर सबमिट करना होता है। तो जो ऊपर हमने चीजें पढ़ी ना, जो भी चीजें हमने ऊपर पढ़ी, उनकी संबंध में जो डायरेक्टर जनरल के जनरल इंस्ट्रक्शन है उनका कंपाइलेशन यहाँ पे किया गया है। सिंस द क्लेम फॉर लीव सैलरी अराइजेस व्हेन द ऑफिशियल एंजॉयज द लीव, द पीरियड ऑफ 2 years शुड बी काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू इन द नॉर्मल कोर्स। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अगर आप छुट्टी पे जाते हैं और छुट्टी पे आपको लीव सैलरी जो मिलती है, तो लीव सैलरी का ड्यू डेट के बारे में कह रहा है कि भाई ऑफ कोर्स द पीरियड ऑफ 2 years शुड काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ इट बिकमिंग ड्यू। जब वो ड्यू होगा यानी छुट्टी से लौट आएंगे तब ड्यू हो जाएगा, तब से ही होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में वाली बात कह रहे हैं। इन केस ऑफ क्लेम्स विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ इलनेस, द लास्ट डेट ऑफ ट्रीटमेंट। ये कह रहा है यहाँ पे क्या कंपाइल किया है, यहाँ पे ये कंपाइल किया है कि वेरियस ड्यू डेट्स कैसे कैलकुलेट होंगी। तो क्या कह दिया, अगर कोई क्लेम है, किसका, मेडिकल एक्सपेंस का कोई क्लेम है, एंड ऑफ इलनेस पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो लास्ट डेट ऑफ ट्रीटमेंट विल बी द डेट फ्रॉम विच ड्यू डेट विल बी कैलकुलेटेड। 2 years या 3 years कैलकुलेट करना है ना, वो यहां से करेंगे। इन केस ऑफ क्लेम्स फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, लास्ट डे ऑफ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, last date of period in respect of which a claim is preferred, that day being a day of treatment. In case where medical charges are actually paid to the claimant at a later date, the date of such payment. तो ये 4 केसेस मेडिकल एक्सपेंसेस वाले ना, ये पेपर में आने लायक हैं। वो कह रहे हैं कि ड्यू डेट कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। अगर एंड ऑफ इलनेस है तो लास्ट डेट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, कोर्स मतलब कौन सा कोर्स, बीकॉम बीटेक बी की बात नहीं हो रही है, वो वाला कोर्स की बात है, दवाइयों का कोर्स या किसी ट्रीटमेंट का कोर्स, तो लास्ट डे ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और सिमिलरली कह दिया अगर कोई मेडिकल चार्ज एक्चुअली पे बाद में किया गया है, तो द डेट ऑफ सच पेमेंट से उसको ड्यू माना जाएगा। फिर से ओल्ड पेमेंट की बात कह दी है। 6 years ध्यान रखिएगा, 3 years ध्यान रखिएगा, 2 years भी ध्यान रखिएगा। एरियर्स ऑफ पे एंड एरियर्स ऑफ अलाउंसेस अराइजिंग देयर फ्रॉम, इफ द पे फिक्सेशन हैज बीन वेरीफाइड द ऑडिट ऑफिसर अकाउंट ऑफ द एंड द एरिया क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹1000। ये मेरे को ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, रूल नंबर 28 पे इसको छोड़ देते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करें तो हम करते हुए सारे रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट इट विल बी एन हेफ्टी एक्सरसाइज। आई एम रेडी टू डू, इफ यू आर रेडी टू वेस्ट योर टाइम विद मी एज दिस हाई टाइम। मुझे लगता है इस हैंडबुक को पढ़ लें तो ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही कवर हो जाएंगी। ऑन दिस नोट, ये फाइनेंशियल हैंडबुक का पहला वाला पार्ट मैं क्लोज कर रहा हूँ। इट विल बी अवेलेबल लाइव टू यू वेरी वेरी सून। टेक केयर गाइस।